हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले जाकर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए यार। अपन लोग अच्छी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। नहीं किया अभी तक? अरे करिए भाई। तो चलिए चलते हैं अपन अपने एपिसोड की ओर। एपिसोड 84, स्पष्ट अवस्था। 3 दिन बाद सुबह सुबह सू किंची कूल ब्रिज गॉर्ज पर पहुंची। उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया, बल्कि दूर से ही वीर को लगातार तलवार निकालते और म्यान पर रखते हुए देखती रही। जितना अधिक वह देखती, उतना ही उसके चेहरे पर आश्चर्य उभरता रहा। वह वीर की तलवार खींचने की गति या उसकी शक्ति से हैरान नहीं थी। यद्यपि वीर की तलवार निकालने की तकनीक अत्यंत तेज और शक्तिशाली थी, लेकिन उसे उसके स्तर पर कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जिस बात से सच में चकित थी, वह यह थी कि वीर वास्तव में एक पूर्ण तल्लीन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। पूर्ण तल्लीन अवस्था वह अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति किसी एक कार्य में इतना लीन हो जाता है कि उसके मन और आंखों में केवल वही कार्य रह जाता है और आसपास की कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं खींच पाती। इस अवस्था में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता है। सूक्ष्म यह बात अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वह स्वयं अतीत में केवल 2 बार ही इस अवस्था में प्रवेश कर पाई थी। इस अवस्था में पहुंचने के लिए व्यक्ति का मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। हृदय में कोई नहीं विचलन वाला विचार नहीं होना चाहिए, और इसके लिए थोड़े भाग्य की आवश्यकता भी होती है। निसंदेह इस अवस्था के लिए लाभ भी अत्यंत स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था में प्रवेश करता है, वह आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, इस समय वीर अपनी तलवार खींचने की तकनीक का अभ्यास कर रहा है, और इस अवस्था में प्रवेश करने उसके अभ्यास का परिणाम सामान्य से कई गुना अधिक था। यहाँ तक कि संभव भी था कि कुछ अप्रत्याशित समझ प्राप्त मिल सके। सुकिंशी ने कभी नहीं सोचा था कि वीर इस अवस्था में प्रवेश कर पाएगा। आखिरकार उसने स्वयं पूरे जीवन में केवल 2 ही बार ऐसा किया था। तो क्या वीर की प्रतिभा अत्यधिक भयानक है? उसका भाग्य ही असाधारण है? जो भी हो, तलवार संप्रदाय के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी को सच में एक अग्रणी व्यक्ति की आवश्यकता है, जो इस वर्ष की एशियन रैंकिंग में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाया। तो आने वाली कुछ वर्षों तक तलवार संप्रदाय की स्थिति अत्यंत शर्मनाक हो जाएगी। इस समय तलवार संप्रदाय वास्तव में पतन की ओर बढ़ जाएगा। यह सोचकर सूकिंशी के चेहरे पर चिंता की झलक उभर आई। काफी देर बाद उसने हल्की सी आह भरी और वीर की ओर देखा, और अब भी लगातार तलवार निकाल रहा था। यदि वीर असली में एशियन रैंकिंग में भाग ले तो शायद उसके पास एक अवसर हो सकता है, लेकिन यदि वह इस वर्ष भाग लेता है तो 5 तत्व गुण ऊर्जा होने के बावजूद उसकी आशा बहुत कम है। जो लोग कभी एशियन रैंकिंग में भाग नहीं लेते, वे भी यह नहीं समझ सकते कि वह कितना क्रूर और भयावह होती है। इसी समय, जैसा कि सू किंगची सोच रही थी, वीर वास्तव में पूर्ण तल्लीन अवस्था में था, हालांकि उसे स्वयं इसका ज्ञान नहीं था। 3 दिन पहले जब सू किंगची लिटिल याहू को लेकर चली गई थी, तब वीर ने फिर से कठिन अभ्यास शुरू कर दिया था। उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तलवार निकालते समय उससे अचानक एक प्रेरणा मिलेगी। उस प्रेरणा को खोने से बचने के लिए वीर ने खाना-पीना तक छोड़ दिया और सब कुछ भूलकर निरंतर अभ्यास में जुट गया। दूसरे शब्दों में, वीर 3 दिन और 3 रात तक इसी अवस्था में था। समय धीरे-धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही दोपहर हो गई। वीर की गति भी तेज होती गई, इतनी तेज कि वह स्वयं भी केवल एक ठंडी चमक ही दे पा रहा था। तलवार खींचने की आवाज भी धीरे-धीरे मंद होती गई। इस समय यद्यपि वह पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, लेकिन यदि वह ध्यान से न सुने तो हल्की सी आवाज भी
आवाज को सुन पाना लगभग असंभव था। सुकिंशी जो पूरी जो पूरी सुबह वीर को देख रही थी, जितना अधिक देखती उतना ही अधिक चकित होती गई। यद्यपि यह चाल उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन वह केवल वीर की वर्तमान शक्ति और स्तर के कारण वीर ने उसी स्तर के होता तो वह जिस पर वह थी, तो क्या वह इस तेज तलवार प्रहार को रोक पाती? यदि वह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र और उसके बाद प्राप्त युद्ध अनुभव की प्रवृत्तियों को अलग कर दे, तो उसने पाया इस चाल को रोकना उसके लिए अत्यंत कठिन होता, क्योंकि उसने स्पष्ट देखा कि वीर ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था और गूढ़ ऊर्जा प्रोफाउंड एनर्जी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। यदि वीर अपनी स्वर्ग प्रोफाउंड एनर्जी का प्रयोग करे तो एक ही चाल में उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। धड़ाम! एक विशाल आरनशैल वृक्ष क्षैतिज रूप से दो टुकड़ों में कट गया और जमीन पर गिर गया। इसी क्षण वीर ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर नजर डाली। जब उसने आसपास गिरे हुए असंख्य आरनशैल वृक्ष देखे, तो कड़वाहट से मुस्कुरा उठा और तभी उसे याद आया कि वह 3 दिन और 3 रातों तक लगातार अभ्यास कर रहा है। उसी समय सुकिंशी वीर के सामने प्रकट हुई। उसने आसपास के आरनशैल वृक्षों को देखा। दूर से वृक्षों पर कट रहे थोड़े असमान थे, जब तक वीर ने इनके पास वृक्षों पर कट कांच की तरह चिकने थे। इन चिकने कटों को देखकर सुकिंशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। बिना गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किए ऐसा करना उसकी शारीरिक शक्ति कितनी भयानक होगी। एक खजाना वा- वायलेट मिंक ने हल्की सी गुर्राहट की। उस आवाज को सुनते ही 20 से अधिक डार्क बीस्टों के शरीर जकड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने सिर उठाकर वीर की बाहों में झांक लिया। गाइस, वीर और सुकिंची अब निकल गए हैं साथ में, वो अंधे बीच से पता लगाने। तो अपन वहीं से अपन करते हैं। तो वायरन मिंक जो होता है, हल्की सी गुर्राहट की उस आवाज को सुनते हुए ही 20 से अधिक छोटे डार्क बीस्ट के शरीर तुरंत जकड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने सिर उठाकर वीर की बाहों के बीच झांका। उसके बाद ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई बेहद भयावह चीज देख ली। उसकी आंखों में डर भर गई, उसके शरीर कांपने लगे। हालांकि वीर और सुकिंशी पहले ही वायलेट मिंक से निकलने वाले दबाव को देख चुके थे, फिर भी यह दृश्य को दोबारा देखना हल्का सा झटका महसूस किए बिना नहीं रह सके। खासतौर पर सुकिंशी, वह सच में हैरान थी कि वीर इस रहस्यमयी डार्क बीस्ट से आखिर कैसे वश में कर लिया, जिसके भीतर संत की रक्त वंश परंपरा थी। वायलेट मिंक के आदेश पर सभी छोटे डार्कबीस्ट आज्ञाकारी रूप से दो पंक्तियों में खड़े हो गए, बाएं से दाएं, सबसे छोटे से लेकर सबसे लंबे तक क्रम तक के में लग गए। जो डार्कबीस्ट पहले से पूरी तरह बिखरे हुए थे, उन्हें इस छोटे से जीव ने पल भर में उन्हें व्यवस्थित कर दिया। जब वीर ने देखा कि यह छोटा जीव अपनी धाक जमाने में इतना व्यस्त हो चुक गया है कि असली काम को ही भूल गया, तो उसने नाराजगी से वायलेट मिंक की के सिर पर हल्की सी चोट मारी और कहा, छोटे साथी, जल्दी से असली काम पर ध्यान दो। वायलेट मिंक ने सिर हिलाया और फिर उन डार्क बीस्टों से संवाद करना शुरू किया। करीब 15 मिनट बाद वायलेट मिंक ने अपना सिर उठाकर वीर को देखा और फिर अपने छोटे पंजे से नेदरवुल्फ गॉर्ज की ओर इशारा किया। यह देखकर सुकिंशी और वीर दोनों बेहद खुश हो गए। वीर ने पूछा, छोटे साथी, तुम्हारा मतलब है वे लोग वही हैं? वायलेट मिंक ने पहले उन छोटे डार्क बीस्टों की ओर इशारा किया और फिर दोबारा नेदरवुल्फ गॉर्ज की ओर दिशा में पंजा बढ़ाया, मानो यह कह रहा हो कि यह जानकारी इन्हीं छोटे डार्क बीस्टों ने दी है। वीर ने सिर हिलाया और सुकिंशी की ओर देखा। सुकिंशी उनकी बात समझ गई। उसने हाथ हिलाया और सभी छोटे डार्क बीस्ट को फिर अपने थैले में डाल दिया।
फिर वह वीर को लेकर उसी दिशा में चल बढ़ी जिस ओर वायलेट मिंक इशारा किया। लगभग 1 घंटे बाद छोटे डार्क बीस्ट के मार्गदर्शन में दोनों एक चट्टान दीवार के सामने पहुंचे। वह चट्टान केवल कुछ मीटर ऊंची और लगभग 30 मीटर चौड़ी थी। उसकी सतह घनी झाड़ियों और घास उगी हुई थी। स्पष्ट था कि यह स्थान काफी समय से यूं ही पड़ा था। वायलेट मिंग द्वारा इशारा की गई चट्टान को देखकर वीर ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, छोटे साथी, तुम्हें यकीन है कि वे छोटे जीव गलत नहीं हैं? क्या वे लोग सच में इसके अंदर छिपे हैं? चट्टान बिल्कुल साधारण सी लग रही थी, इसलिए वीर ने संदेह होना स्वाभाविक था। वायलेट मिंक ने आंखें झपकाई और फिर उन छोटे डार्क बीस्ट को दोबारा पूछा। थोड़ी देर बाद उसने फिर छोटे डार्क बीस्ट की ओर और फिर चट्टान की ओर इशारा किया। वीर और सू किंगशी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सू किंगशी ने सिर हिलाया और सभी डार्क बीस्ट को जमीन पर रख दिया। डार्क बीस्ट जमीन पर रखे जाने के बाद भी भागे नहीं। वे दयनीय नजरों से वायलेट मिंग की ओर देखते रहे। स्पष्ट था कि वे उसकी अनुमति के बिना वे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वायलेट मिंग ने सिर हिलाया। अगले ही पल वे सभी छोटे डार्क बीस्ट खुशी से उछल पड़े और तेजी से चट्टानों की ओर दौड़ पड़े। वीर ने सू किंगशी को तुरंत पीछे चलते हुए चट्टान के पास पहुंचते ही सभी छोटे डार्क बीस्ट चट्टान के नीचे बने एक छोटे से छेद में घुस गए। इसी समय वायलेट मिंक ने वीर के सिर में हल्की से खरोंचा और चट्टान की ओर इशारा किया। वीर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सू किंगसी का भाव बदल गया। उसने वीर को पकड़ लिया और कुछ ही झटकों में दोनों वहीं से गायब हो गए। वे 30 मीटर दूर घनी झाड़ी में छिप गए। कुछ क्षणों बाद चट्टान से कड़क की आवाज आई। वीर और सुकिंशी स्तब्ध नजरों से सामने खड़े चट्टान दरवाजे की ओर धीरे धीरे खुल रहे थे। उसके पीछे से दो काले वस्त्र पहने लोग बाहर आए जिनके चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। वे दोनों काफी सतर्क लग रहे थे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उन्हें कोई नजर नहीं आया तो वे उनमें से एक बोला, हद हो गई, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। अभी कोई डाक बीच गुजरा था मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो विश्वास हुआ? होदाई नामक व्यक्ति बोला, फिर भी सावधान रहना बेहतर है। तलवार संप्रदाय के लोग अचानक शांत हो गए हैं। बुजुर्ग ने कहा कि वे हमारे घूस सेक्ट के खिलाफ कोई योजना बना रहे होंगे। दूसरे काले वस्त्र वाले ने कहा, मुझे तो लगता है कि वे हमें ढूंढ ही नहीं पाए, इसलिए वे हार मान ली। मगर तुम सही में कह रहे हो, सावधान रहना ही ठीक है। अगर हमारी वजह से सबका ठिकाना उजागर हो गया तो हम दोनों के लिए मरना भी आसान नहीं होगा। खुदाई ने सिर हिलाया और चारों ओर आखिरी बार देखा और कहा, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही दोनों मुड़े सुकिंशी अचानक उनके पीछे प्रकट हुई। उनके उसने कोई खास हरकत नहीं की, फिर भी दोनों चुपचाप जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर झाड़ी में छिपा वीर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सुकिंशी कब गई और कब उसने हमला किया। वह कितनी तेज थी। वीर ने मन में झटका दबाया और वायलेट मिंक के साथ आगे बढ़ा। उसने लाशों को देखकर पूछा, तुम इनका क्या करोगी? सू किंगशी बोली, डार्क बीस्ट जल्दी इन्हें निपटा देंगी। जब घोष सैक का ठिकाना मिल गया तो तलवार संप्रदाय लौट सकते हैं। क्या तुम? वीर ने अनायास ही पूछ लिया। सू किंगशी ने दरवाजे के पीछे फैली अंधेरी गहराई की ओर देखा और कहा, मैं अंदर जाकर देखूंगी। वे जरूर कोई न कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। वीर ने गहराई से सोचकर कहा, हमने उनका ठिकाना ढूंढ लिया है तो क्यों न तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों का इंतजार करें। तभी अंदर जाना बहुत खतरनाक है। सुकिंशी ने कहा, मेरी हरकत से भले ही मैं उनसे ना जीत पाऊं लेकिन भाग ही सकती हूँ और मैंने उनके
दो लोगों को मार दिया है। हो सकता है वे उन्हें महसूस कर लिया हो। अगर वे अंदर से कोई रास्ता हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब वीर ने देखा वह दृढ़ है तो उस, उसने कहना छोड़ दिया और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सू किंगशी ने भौहें चढ़ाई। तुम तो कमजोर हो। वीर की होठों फड़क गई। कम से कम थोड़ा तो नरमी से कह सकती हो। उसने वालेट मिंग की ओर इशारा किया। उसके साथ होने पर भी अगर वे किसी रास्ते से भागे तो भी हमें उन्हें ढूंढ लेंगे। सू किंगसी ने वालेट मिंग की ओर देखा। कुछ ही पल बाद उसने सिर हिलाया।